इस लिस्ट को ध्यान से देखो। ये उन 10 कंपनीज के नाम हैं जिन्होंने 2024-25 में सबसे बड़े आईपीओ लॉन्च किए थे। अब मैं आपको इनके लिस्टिंग गेन्स दिखाती हूँ। होंडाई मोटर्स -1.5%, टाटा कैपिटल 1.2%, स्विगी 5.2%, एनटीपीसी ग्रीन 3.3%, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर -7.1%, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज 3.2% और लेंसकार्ट -3%। 10 में से 7 बड़े आईपीओ का ये हाल हुआ है और फिर भी हम सब सिर्फ हाइप देखकर ही आईपीओ में इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई बड़ा नाम देखा, अप्लाई कर दिया, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा, अप्लाई कर दिया, और जब लिस्टिंग होती है तो लॉस हो जाता है। इसलिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हाइप नहीं, ये 7 पॉइंट्स चेकलिस्ट को फॉलो करना जरूरी है ताकि आप लॉस से बच सको और एक अच्छे आईपीओ की पहचान कर सको। और आगे मैं वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अगर आपने गलती से कोई गलत आईपीओ ले भी लिया है और वो इशू प्राइस से नीचे चल रहा है तो आपको क्या करना है। मैं आपको एक 4 स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी कि ऐसे सिचुएशन में आपको उसे होल्ड करना है, एग्जिट करना है या एवरेज करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी चेकलिस्ट का फर्स्ट पॉइंट है चेक ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड रेजिंग, यानी कि ये देखना कि आईपीओ का असली ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस को ग्रो करना या सिर्फ अपना पुराना लोन चुकाना। देखो, कुछ कंपनीज आईपीओ का पैसा अपना कर्जा चुकाने के लिए यूज करती हैं, कुछ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, कुछ नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने के लिए और कुछ सिर्फ प्रोमोटर्स के एग्जिट के लिए। तो रीजन जानना सबसे जरूरी है क्योंकि उसी से पता चलता है कि कंपनी के आईपीओ लाने का असली मोटिव क्या है। अगर कंपनी आईपीओ का पैसा लोन चुकाने में यूज कर रही है तो ये एक न्यूट्रल साइन है। वैसे तो 80 to 90% कंपनीज आईपीओ वाले पैसे का कुछ पोर्शन लोन चुकाने के लिए यूज करती हैं, जो कि गलत नहीं है। बट अगर कोई कंपनी मेजॉरिटी पोर्शन को यूज कर रही है तो फिर ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में वो पैसा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नहीं लग रहा। अब अगर कोई कंपनी आईपीओ का पैसा बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज कर रही है तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। जैसे अगर मैं केन्स टेक्नोलॉजी के आईपीओ का ही एग्जांपल लूं तो कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव था अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना और नई फैसिलिटी सेटअप करना, यानी कि कंपनी का फोकस था ग्रोथ पे। और केन्स टेक्नोलॉजीज की आईपीओ परफॉर्मेंस भी अच्छी रही थी, इसने 32% के लिस्टिंग गेन्स दिए थे। अब एक और रीजन है जिसकी वजह से कंपनी पैसा रेज करती है, वो है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि कंपनी का जो प्रमोटर है, यानी कि जो ओनर है, वो अपना हिस्सा बेचकर निकलना चाहता है। ऐसे केस में आईपीओ से जो भी पैसा रेज होता है वो कंपनी के पास नहीं जाता, बल्कि ये पैसा सीधा प्रमोटर्स की जेब में जाता है। जैसे कि जो लेंसकार्ट का आईपीओ आया था उसमें लगभग 70% हिस्सा तो सिर्फ ऑफर फॉर सेल का ही था। और लेंसकार्ट के आईपीओ का जो हाल हुआ है वो आप सबको पता ही है, -3% के लिस्टिंग गेन्स मिले थे। तो सबसे पहले आईपीओ का ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। अब आता है सेकंड पॉइंट, लॉक इन स्ट्रेटेजी। देखो, सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आईपीओ के आने के बाद प्रोमोटर्स को 18 महीने, प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को 6 महीने और एंकर इन्वेस्टर्स को 30 दिन तक अपने शेयर्स बेचने की परमिशन नहीं होती। ये रूल इसलिए बनाया है ताकि आईपीओ के बाद ये लोग इमीडिएटली अपने शेयर्स मार्केट में बेचकर भाग ना जाएं, स्टॉक प्राइस क्रैश ना हो और रिटेल इन्वेस्टर्स सेफ रहें। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लॉक इन पीरियड खत्म होते ही ये बड़े इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स मार्केट में बेचने शुरू कर देते हैं। ऐसे में शेयर प्राइस क्रैश हो सकता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो जोमेटो का जब आईपीओ आया था तो लॉक इन पीरियड के बाद एंकर इन्वेस्टर्स और प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स ने अपने बहुत सारे शेयर्स बेचने शुरू कर दिए थे, जिससे कि जोमेटो का शेयर प्राइस क्रैश हो गया था। जैसे कि टाइगर ग्लोबल ने लॉक इन पीरियड के बाद जोमेटो के 18 करोड़ शेयर्स एक ही हफ्ते में बेच दिए थे। ऐसे ही उबर, जिसके पास 7.78% होल्डिंग थी, उसने पूरे 61 करोड़ शेयर्स एक साथ डंप कर दिए थे एग्जैक्ट लॉक इन के बाद। मोरे, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है, उन्होंने भी अपने 4.25 करोड़ शेयर्स पूरे के पूरे बेच दिए थे। और आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि जब ये सेलिंग हो रही थी तो उस पीरियड में जोमेटो का स्टॉक करीब 70% तक गिर गया था। तो याद रखना, जब भी ये बड़े लोग बेच रहे हो तो हमारे लिए एक ही मैसेज है, पहली फुर्सत में निकल। इसके बाद हमें अपने थर्ड पॉइंट में ये देखना है कि कंपनी करती क्या है, वो किस इंडस्ट्री में काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसा कैसे कमा रही है। आजकल हर दूसरा आईपीओ कुछ न कुछ फैंसी लेबल लेके आता है। कोई बोलता है एआई बेस्ड फिनटेक, कोई कहता है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टर, तो कोई नेक्स्ट जनरेशन लॉजिस्टिक्स टेक आईपीओ, कोई फर्स्ट टेक यूनिकॉर्न आईपीओ। पर
आपको इन फैंसी नाम और हाइप में नहीं फंसना, बस ये समझना है कि कंपनी का बिजनेस क्लियर है या नहीं। जैसे कि पेटीएम का बिजनेस समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपनी बैंकिंग, टिकट बुकिंग, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट्स सब कुछ करती है। जबकि नायका का बिजनेस मॉडल कंपैरेटिवली सिंपल है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर बेचना। तो एक गोल्डन रूल आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको कंपनी का बिजनेस समझ नहीं आ रहा तो वो आईपीओ मत लो। वॉरेन बफे भी बोलते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब किसी भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए आप कंपनी का डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हो। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी सेबी को सबमिट करती है जब वो आईपीओ लाने वाली होती है। इसमें कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है और आप गूगल से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली गूगल पर टाइप कर देना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऑफ सो एंड सो कंपनी, आपको मिल जाएगा, या फिर सेबी की वेबसाइट पर भी जाकर आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हो। अब चौथा पॉइंट है वैल्यूएशन, यानी कि ये देखना कि आईपीओ महंगा है या सस्ता, और इसे हम पी रेशियो से इजीली देख सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको कि पी रेशियो को कैसे समझना है। जैसे मान लो दो कंपनी है, ए और बी, दोनों का प्रॉफिट 10 करोड़ है, लेकिन कंपनी ए का शेयर प्राइस 100 रुपए है और कंपनी बी का शेयर प्राइस 200 रुपए। अब ए का पी रेशियो हुआ 10 और बी का पी हुआ 20। मतलब कंपनी बी जो है वो अपने प्रॉफिट्स के मुकाबले डबल प्राइस पे मिल रही है, यानी थोड़ी महंगी है। तो आईपीओ में भी आपको यही ध्यान रखना है कि कंपनी अपने अर्निंग्स के हिसाब से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है या रीजनेबल है। अगर पी रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब आईपीओ थोड़ा ओवर वैल्यूड है, अगर कम है तो अंडर वैल्यूड है। अब बात आती है कि कैसे डिसाइड करें कि कितना पी ज्यादा है या कितना कम है। तो इसके लिए आप हमेशा कंपनी को उसके पीयर्स से कंपेयर करो। एक रियल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ जब आया था तब इसका पी 35 के करीब था, जो इसके पीयर्स जैसे कि वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार और हेवल्स के पी से काफी कम था। तो एलजी की वैल्यूएशन रीजनेबल थी और इस स्टॉक ने आगे चलकर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, 50% के लिस्टिंग गेन्स दिए थे। अब कई बार क्या होता है कि कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है तो वो लॉस में होती है, जैसे कि जोमेटो और पेटीएम थे। तो ऐसे में उसका पी रेशियो तो निकलेगा नहीं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही। तो फिर ऐसे केस में आपको इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो देखना होगा, मतलब कि सेल्स के हिसाब से प्राइस सही है या नहीं। पी रेशियो और पीएस रेशियो दोनों को आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो, या फिर एक वेबसाइट है आईपीओ सेंट्रल करके, वहां पर भी आप इनका पी रेशियो चेक कर सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है चेकिंग द फंडामेंटल्स ऑफ कंपनी। आईपीओ के टाइम सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो हाइप और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखकर अप्लाई कर देते हैं, पर कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और मार्जिन्स को चेक ही नहीं करते। जैसे कि जब पेटीएम का आईपीओ आया था तब लोगों ने बस कंपनी का नाम सुनकर ही अप्लाई कर दिया था, लेकिन ये नहीं देखा कि कंपनी इतने सालों से लॉस में चल रही है। और फिर पेटीएम का क्या हाल हुआ आप सबको पता ही है। आज तक कंपनी अपनी इश्यू प्राइस तक भी नहीं पहुंच पाई है। तो आपको ये देखना है कि पिछले 3 से 5 साल तक कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था या नहीं, और इसके साथ ही ये भी चेक करो कि कंपनी के मार्जिन्स कैसे हैं, क्या मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं। अब कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन ये भी रहती है कि किसी कंपनी के मार्जिन्स तो 10 से 12% होते हैं और किसी के 60% भी होते हैं, तो कितना मार्जिन अच्छा होता है और कितना कम होता है। तो देखो, मार्जिन्स में ऐसा कोई लेवल नहीं है कि इससे ऊपर तो अच्छा है और इससे नीचे बुरा है। मार्जिन का सीधा सा मतलब होता है कि कंपनी हर 100 रुपए की सेल्स में से कितना कमा लेती है। कुछ कंपनीज कम मार्जिन पे काम करती हैं जैसे कि डीमार्ट, और कुछ कंपनीज हाई मार्जिन पे काम करती हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई। इसलिए मार्जिन का लेवल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी हर साल रफली सेम या बेटर मार्जिन मेंटेन कर रही है तो इसका मतलब है बिजनेस सही चल रहा है। अब इसी में एक और मैट्रिक आता है आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट कमा रही है। आरओई अगर कंसिस्टेंटली 15% या उसके आसपास है तो कंपनी एफिशिएंट है, और अगर इससे कम या नेगेटिव है तो रेड फ्लैग हो सकता है। तब आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि कंपनी सच में स्ट्रॉन्ग है या सिर्फ आईपीओ के टाइम मेकअप लगाया गया है। अब एक और पॉइंट जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपने एक समोसे की दुकान खोली और पहले महीने में 1 लाख के समोसे बेचे। आपका खर्चा लगा 80,000 का और प्रॉफिट लिख लिया आपने 20,000 का।
पर इसमें एक चीज छुपी थी, वो ये कि जो 1 लाख के समोसे आपने बेचे थे उसमें से 40,000 के समोसे तो उधार में बेचे हैं, मतलब उसका पैसा अभी तक आया ही नहीं है। यानी प्रॉफिट पेपर पर तो है पर कैश नहीं मिला अभी तक, और बिजनेस चलाने के लिए तो कैश चाहिए ना। तो कंपनी के साथ भी यही होता है। कई बार कंपनी अपनी रिपोर्ट में प्रॉफिट तो दिखा देती है लेकिन उसके पास एक्चुअल में पैसा नहीं होता। तो हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी के पास रियल कैश आ रहा है या नहीं। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो। जैसे कि अगर मैं आपको जोमेटो का ही एग्जांपल दिखाऊं तो 2024 से 2025 में कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ा है पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ने की बजाय कम हो रही है, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे। तो नेट प्रॉफिट और कैश फ्लोज दोनों का एक ही लाइन में मूव करना अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब आता है रिस्क से रिलेटेड। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले बस ये 4 सिंपल रिस्क समझ लो। पहला है इंडस्ट्री रिलेटेड रिस्क। अगर कंपनी ऐसे सेक्टर में है जहां रूल्स बार बार बदलते रहते हैं जैसे कि फिनटेक बिजनेसेस, तो बिजनेस कभी भी डिस्टर्ब हो सकता है। जबकि जो स्टेबल इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे कि फार्मा और एफएमसीजी, इनमें रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है। उसके बाद सेकंड है कंसंट्रेशन रिस्क। देखो, अगर कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू 2-3 क्लाइंट से ही आता है तो ये रिस्की है, क्योंकि अगर वो क्लाइंट्स थोड़ा सा भी कहीं ऊपर नीचे गए तो पूरा बिजनेस उससे हिल सकता है। तो एक बार क्लाइंट्स की डायरी देखना भी बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद थर्ड रिस्क है प्रोमोटर्स से रिलेटेड। देखो, अगर प्रोमोटर्स के शेयर्स प्लेस्ड हैं, मतलब कि गिरवी रखे हुए हैं, या उनके ऊपर गवर्नेंस इश्यूज है तो कंपनी का फ्यूचर डाउटफुल है। लेकिन अगर प्रोमोटर्स क्लीन चिट हैं तो कोई इशू नहीं है। देन लास्ट रिस्क है कंपटीशन रिस्क। अगर मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी और फिनटेक सेक्टर्स में होते हैं, तो प्रॉफिट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि अगर कंपटीशन कम होता है तो बिजनेस थोड़ा स्टेबल रहता है और ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये थी वो 7 पॉइंट्स चेकलिस्ट जो आपको ध्यान में रखनी है किसी भी आईपीओ को लेने से पहले। अब आता है एक और लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, कि अगर आईपीओ लेने के बाद उस स्टॉक का प्राइस गिरने लग जाए और इश्यू प्राइस के भी नीचे आ जाए, जैसे कि पेटीएम के साथ हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो इसमें आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, ये देखो कि गिरावट क्यों हुई। क्या पूरा मार्केट गिर रहा है या कंपनी में कोई इशू है। अगर कंपनी में कोई इशू है, जैसे कि वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम या कोई नेगेटिव न्यूज है, तो ऐसे में एग्जिट करना ही सही है। लेकिन अगर पूरी मार्केट गिर रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट रिकवर होते ही स्टॉक भी ठीक हो जाता है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप है कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करना। कंपनी के अर्निंग्स, मार्जिन्स और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। अगर फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं तो होल्ड करो, क्योंकि बिजनेस स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस इवेंचुअली रिकवर करता ही करता है। फिर आता है थर्ड स्टेप, कि अगर कंपनी के नंबर्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो एक बार वैल्यूएशंस चेक करो। देखो कि स्टॉक का प्राइस फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड। इसके लिए आप पी रेशियो या फिर पेग रेशियो को एक बार चेक करो। अगर प्राइस रीजनेबल लग रहा है तो होल्ड करो, और अगर ओवर वैल्यूड लग रहा है तो एग्जिट। फिर आता है लास्ट स्टेप, एवरेजिंग का। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्राइस गिरते ही एवरेज करना शुरू कर देते हैं, पर आपको एवरेजिंग सिर्फ तब करनी चाहिए जब फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो और इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन अगर फंडामेंटल्स ही वीक हैं या इंडस्ट्री ही प्रेशर में चल रही है तो एवरेजिंग करने से और ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए ओवरऑल रूल सिंपल है, पहले प्रॉब्लम को समझो, फिर फंडामेंटल्स देखो, देन वैल्यूएशंस कंपेयर करो, और एवरेजिंग सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको आईपीओस के लिए एक 7 पॉइंट चेकलिस्ट दी, जिसको आपको फॉलो करके आप आईपीओस में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप कभी गलती से किसी गलत आईपीओ में फंस जाते हो तो उससे कैसे निकलना है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग।